सभी को मेरा नमस्कार। तो कक्षा 11 के सभी नए विद्यार्थियों को मैं पीजीटी हिंदी आपके अध्यापक ओम प्रकाश की तरफ से मैं सभी का वेलकम स्वागत करता हूं। आपका अभिनंदन है। आप जवाहर नवोदय विद्यालय में आए हैं, आप सबका स्वागत है। कुछ बच्चे मेरे से जुड़ चुके हैं लाइव क्लास के माध्यम से। कुछ बच्चे, लगभग मुझे लगता है सभी बच्चों ने कक्षा 10 में हिंदी पढ़ा है। हिंदी कक्षा 10 में उनके सब्जेक्ट रहा है। कुछ बच्चे हिंदी अच्छा बोलते भी हैं। एक मेरी बच्ची है, मेरी स्टूडेंट जो 10th में थी, खुशी, उसको भी हिंदी अच्छे से आता है। मैं एक दो से बात किया हूँ, सपना से बात किया हूँ। इसके अलावा मैं सलमान से बात किया हूँ। 4-5 लोग मुझसे जुड़े हैं, बाकी लोग मुझसे नहीं जुड़े हैं, लाइव क्लास में नहीं आए। वो इस क्लास के देखने के बाद अपना रीज़न मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे बताएंगे। ये क्लास मैं एक 15 मिनट का वीडियो डालूँगा, उसके बाद आप लोग ये डिसाइड करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है, हाउ मच यू अंडरस्टैंड, कितना नहीं आ रहा है, क्या स्पीड स्लो करना चाहिए, या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप अंडरस्टैंड कर रही हैं या कर रहे हैं सब बच्चे। ठीक है। आज हम पहला चैप्टर है अपनी हिंदी की किताब का, प्रेमचंद नमक का दरोगा। नमक सब जानते हैं, साल्ट को बोलते हैं, और दारोगा का है मतलब होता है थानेदार। सब इंस्पेक्टर बोल सकते हैं, थानेदार बोल सकते हैं, एसआई शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। एक नमक का दरोगा है, इसके ऊपर एक कहानी है, प्रेमचंद की स्टोरी है। प्रेमचंद हिंदी के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जिनके ऊपर ये मान लीजिए हिंदी का लिटरेचर के एक बहुत मजबूत, बहुत बड़े सिपाही हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। सबसे पहले वो लिखते हैं ऊपर ही ऊपर कि साहित्य, लिटरेचर वह जादू की लकड़ी है। जादू यानी मैजिक, लकड़ी यानी वुड। कि साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, एनिमल्स में, ईंट पत्थर्स में, पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। कि लिटरेचर के माध्यम से जो कवि होता है वो पत्थरों में भी भगवान के दर्शन करा देता है, पशुओं में भी, लकड़ी में भी। यानी जो छोटी से छोटी चीज़ है, निर्जीव से निर्जीव जो चीज़ है, उसमें भी क्या है, एक प्रकार का आत्मा का दर्शन यानी ज्ञान के दर्शन करा देता है। वैसा ही साहित्य में ऐसी ताकत होती है, लिटरेचर में ऐसी ताकत होती है। ताकत तो सब जानते हैं ना। साहित्य में ऐसी ताकत होती है कि वो छोटी से छोटी चीज़ में भी ज्ञान और विश्व की आत्मा का मतलब यहाँ क्या है, पूरे वर्ल्ड का जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसके दर्शन करा देता है साहित्य। प्रेमचंद मूल नाम इनका, जो बचपन में जो नाम था वो धनपत राय था। ध्यान से सुनते जाइए। इनका जन्म 1880 यानी हिंदी में बोले तो 1880, लमही ग्राम, उत्तर प्रदेश। लमही एक उत्तर प्रदेश स्टेट में एक गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ। प्रमुख रचनाएं देख लीजिए इनकी। सेवा सदन ये इनका नोवेल है। प्रेमासरम ये भी इनका नोवेल है। रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, क्रमभूमि और गोदान ये इनके उपन्यास है, नोवेल हैं इतने। ये बहुत ही फेमस, इनका गोदान जो नोवेल है ये बहुत फेमस हुआ। एक फार्मर की लाइफस्टाइल पे लिखा गया नोवेल है। ये वर्ल्ड के टॉप नोवेल में आता है। ऐसा कहा जाता है कि इस नोवेल को पढ़ने वाला का दिल जो है वो रोने लग जाता है, इतना
फार्मर के जीवन पे इन्होंने इतना अच्छा लिखा है। कर्म भूमि, ये भी अच्छा नोवेल है। जितने नोवेल लिखे हैं इन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं। सोजे वतन, ये जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी अंग्रेज़ों से, तब इन्होंने एक कहानी संग्रह लिखा था सोजे वतन, जो अंग्रेज़ सरकार ने क्या कर लिया था, जब्त कर लिया था। अंग्रेज़ सरकार ने इनको पकड़ लिया था, इनकी कहानी संग्रह को। इसके बाद से ये प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे थे। पहले नवाब राय उर्दू में जब ये लिखते थे, ये सोजे वतन है इनका, ये उर्दू का कहानी संग्रह है। स्टार्टिंग में ये उर्दू में लिखते थे। तो ये जो सोजे वतन है, पढ़ रहे होंगे आप उपन्यास के आगे, जो सोजे वतन दे रखा है, ये उर्दू का कहानी संग्रह है, उर्दू में लिखा था। तो ये जब अंग्रेज़ सरकार ने जब्त कर लिया, तो ये इन्होंने उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे, फिर ये धनपत राय के नाम से लिखने लगे, और अंत में ये प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। मानसरोवर, ये मानसरोवर इन्होंने अपने एक कहानियों का एक बुक है बड़ा, जिसमें कम से लगभग 300 कहानियां हैं, उसमें इसका नाम दिया गया मानसरोवर उसको। इसमें लगभग 300 कहानियों का एक संग्रह है। संग्रह मतलब क्या होता है, इकट्ठा कर देते हैं ना एक जगह सबको, एक ही बुक में सारी कहानियाँ, उसको बोलते हैं संग्रह। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये इनके नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग, इनका निबंध है। ठीक है। मृत्यु सन 1936 में हो गया, मात्र 56 वर्ष की उम्र में, 56 ईयर की एज में इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। ये स्वर्ग सिधार गए, स्वर्ग चले गए। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य, प्रेमचंद कौन, राइटर, हिंदी कथा यानी कहानी, साहित्य यानी लिटरेचर, स्टोरी, जो कहानी जो साहित्य है, जो स्टोरी का जो लिटरेचर है, उसके शिखर, शिखर यानी टॉप, सबसे बेस्ट शिखर, जैसे बोलते हैं ना, इस पर्वत के शिखर पे वो पहुंच गया, यानी उसकी चोटी पे, टॉप क्लास, चोटी का पुरुष माना जाता है। चोटी का पुरुष माना जाता है यानी बड़ा व्यक्ति है इस फील्ड का। कौन सी फील्ड का, हिंदी की स्टोरी फील्ड का बड़ा व्यक्ति है। कौन, प्रेमचंद। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। कथा साहित्य यानी, कथा यानी कहानी, याद रखना आप। कहानी साहित्य के इस शिखर पुरुष का, यानी इस अच्छे व्यक्ति का, इस टॉप क्लास के व्यक्ति का बचपन, यानी बचपन, इनके जो जीवन के स्टार्टिंग का जो टाइम था, वो अभाव में बीता, यानी मुश्किलों में, अभाव यानी परेशानियों में बीता। कभी माता पिता की मृत्यु हो गई शायद, और घर में कुछ कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए इनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो बचपन क्या है, अभाव में भी था। स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण, स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद, पारिवारिक यानी फैमिली, समस्या यानी प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, ग्रेजुएशन। बैचलर ऑफ आर्ट्स में इन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन का स्टडी किया। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, ये इंग्लिश में क्या करना चाहते थे, मास्टर करना चाहते थे, मास्टर ऑफ आर्ट इन इंग्लिश। लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। जीवन यापन यानी जीवन, जीवन तो सब लोग जानते हैं, यापन यानी अपने जीवन को चलाने के लिए नौकरी करना पड़ता है ना भैया। तो अपने जीवन को चलाने के लिए इनको क्या करना पड़ा, नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली, गवर्नमेंट सर्विस मिल गई। लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन 1919 में एक आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन। 1919 भारत छोड़ो आंदोलन, 1942, ये जितने आंदोलन थे जो स्वतंत्रता से जुड़े हुए थे, उन सभी में जो गांधी जी के जो आंदोलन थे, इनमें प्रेमचंद की मोस्ट इम्पोर्टेंट उनका योगदान था, सहयोग था। तो असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण, सक्रिय यानी एक्टिव,
सक्रिय को इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव होने के कारण, इन आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन में क्या किया? भाग लिया। सक्रिय होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। त्याग पत्र यानी नौकरी से रिजाइन, नौकरी से क्या दे दिया? रिजाइन दे दिया। तो ये कह रहे हैं सरकारी नौकरी मिली, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में जुड़ने के कारण, एक्टिव रूप से होने के कारण, सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद, ये आंदोलन से जुड़े, इसके बावजूद भी लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। यह इस आंदोलन में भाग जुड़ गए इस आंदोलन से, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना लिखने का कार्य, लेखन कार्य सुचारू यानी नियमित रूप से, रेगुलरली लिखना बंद नहीं किया। लिखने का काम वे इन्होंने चालू रखा। पत्नी शिवरानी देवी, इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। हिस्सा यानी पार्ट, अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट्स में क्या करते रहे? पार्टिसिपेट करते रहे अपनी वाइफ के साथ। आंदोलन मूवमेंट्स को बोलते हैं ना, तो मूवमेंट्स में ये क्या करते रहे? पार्टिसिपेट करते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष, पॉलिटिक्स, उनकी रचनाओं में, इनके जीवन का जो राजनीति में इन्होंने पॉलिटिक्स में जो संघर्ष किया, जो आंदोलनों में जिन्होंने जो भाग लिया, वो उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया है, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। जो आंदोलन हो रहे थे उनका जो सार है, उनका जो निचोड़ है, वो क्या है? इनकी रचनाओं में बाद में देखने को मिलता है। यथार्थ यानी जीवन का यथार्थ, यानी जीवन का सच है। सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया। समाज का जो संघर्ष है वो इन्होंने जो अपनी जो भी इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं, उसमें सामाजिक संघर्ष यानी समाज में, सोसाइटी में किस प्रकार से एक किसान, गरीब, मजदूर और भी अनेक प्रकार की जातियां किस प्रकार का समाज में संघर्ष करके वो रहता है, वो उनको उनकी चीज़ों को, इनकी स्टोरीज को, इनके नॉवेल्स को पढ़ने में वो हमको देखने को मिलता है जब हम पढ़ते हैं तो। और जीवन का यथार्थ यानी जीवन का सच और आदर्श, और जीवन सच्चा आदर्श क्या होना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, यह सब हम जब प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं वो पढ़ते हैं तो हम सबको ऐसा मिलता है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन, थोड़ा थोड़ा टिपिकल आएगा वर्ड। हिंदी साहित्य के इतिहास में देखिए, हर लैंग्वेज का एक अपना हिस्ट्री होता है। हिंदी साहित्य का भी एक इतिहास है। उस इतिहास को अनेक पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसे हिंदी साहित्य को सबसे पहले लिखा गया है आदिकाल। हिंदी की शुरुआत 1000 की समथिंग हुई थी। उससे पहले 700 के लास्ट में जाकर हिंदी थोड़ी थोड़ी प्रचलन में आई, यानी थोड़ा थोड़ा हिंदी आया संस्कृत से निकल के। उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट, उसके बाद पुरानी हिंदी, फिर हिंदी। तो समथिंग 1000 से पहले उसको आदिकाल दिया गया। फिर जो मिड टर्म है 1300 से 1500 के, उसको भक्ति काल दिया गया। 1500 से 1800 को रीति काल दिया गया। 1900 से अभी तक उसको आधुनिक काल यानी मॉडर्न काल दिया गया। उस मॉडर्न काल में भी एक क्या होता है, एक कविता होती है, एक स्टोरी, नोवेल, ये सब होते हैं। इनको अलग अलग डिवाइडेशन किया गया। तो हिंदी साहित्य की हिस्ट्री में कहानी और उपन्यास
स्टोरी और जो नोवेल की जो विधा है, विधा बोलते हैं हिंदी में कि उपन्यास, ये उपन्यास स्टोरी विधा है, ये कहानी विधा है, ये उपन्यास विधा है, ये नोवेल विधा है, अलग इनको विधाएं बोलते हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, इनको क्या बोलते हैं? विधा बोलते हैं। विधा समझ गए ना आप? कहानी और उपन्यास की ये अलग अलग पार्ट हैं लिटरेचर के, साहित्य के। विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। यह स्टोरी और नोवेल जब इनका पार्ट इनके अलग अलग पार्ट किए जाते हैं कहानी के, कि ये प्रेमचंद के युग का कहानीकार है, यानी जब प्रेमचंद थे उनके टाइम का ये राइटर है। उसके बाद उनको बोलते हैं कि ये प्रेमचंद के बाद का पूर्व प्रेमचंद युग, यानी इसमें क्या है, स्टोरी लिटरेचर को हिंदी के जब डिवाइडेशन करते हैं तो ये जो प्रेमचंद जी है ना, इनको एक बीच में रखा जाता है, इनको एक जगह रख दिया जाता है। और फिर कैसे डिवाइड करते हैं? प्रेमचंद से पहले के राइटर्स, उसके बाद प्रेमचंद के टाइम का, जो प्रेमचंद था जब जो प्रेमचंद जी लिखते थे उस टाइम के राइटर, फिर प्रेमचंद जी के बाद के राइटर, ऐसे इसको डिवाइड करते हैं। तो इनको मध्य में रख के डिवाइडेशन किया जाता है। यह प्रेमचंद के निर्विवाद यानी इसमें कोई वाद ना हो, विवाद, जिसमें कोई विवाद ना हो, प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। यह एक स्पष्ट प्रमाण है कि प्रेमचंद जी को ही रख के, बीच में रख करके ये सब किया जाता है। प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना, इमेजिनेशन, क्या बोल रहे हैं, प्रेमचंद ऐसे पहले स्टोरी राइटर हैं जिन्होंने स्टोरी और नोवेल को इमेजिनेशन यानी कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकाल कर, देखिए पहले जो स्टोरी लिखी जाती थी वो क्या करते थे, इमेजिन करते थे, बस इमेजिन करके ऐसे ही कुछ लिख देते थे। उसमें रोमानियत यानी मीन्स आप ये मानिए कि असलियत वगैरह, या कुछ जिसमें कुछ ये मान लीजिए हकीकत से नहीं वो जुड़ी हो, जिसका कोई यथार्थ से लेना देना नहीं हो। यथार्थ यानी ओरिजिनलिटी जिसकी मतलब जीरो हो, ओरिजिनलिटी से जिसका कोई रिलेशन नहीं हो, ऐसा लोग लिखते थे। लेकिन इन्होंने आकर के, इन्होंने जब लिटरेचर में अपना, लिटरेचर के ग्राउंड में आए तो इन्होंने क्या किया, ये जो इमेजिनेशन वगैरह थी ना, इसको क्या किया, बंद करके और यथार्थ की ठोस जमीन को प्रतिष्ठित किया, जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यानी कल्पना और रोमानियत के धुंधले से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यानी जो ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनलिटी समाज में क्या क्या हो रहा है, उसके ऊपर इन्होंने कहानियाँ लिखना स्टार्ट किया, नोवेल लिखना स्टार्ट किया, या इमेजिनेशन को किया करवाया। इमेजिनेशन को उन्होंने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, इस पर इन्होंने कुछ नहीं लिखा और डायरेक्ट आकर के ये जो सोसाइटी, फार्मर, एक विधवा, एक मान लीजिए एक नवविवाहित लड़की जो ससुराल में रहती है, ठीक है, दहेज के ऊपर लड़कियों को बेच दिया जाता है, उसके ऊपर, किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर, इनके ऊपर इन्होंने क्या किए, ओरिजिनल स्टोरी लिखना स्टार्ट किया। यथार्थ जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर, किस्सा गोई यानी किस्सा, किसी का कोई पार्ट तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। पहले क्या, किस्सा गोई मतलब कोई अपने को, जैसे अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर अपने को सुनाती थी ना छोटी सी स्टोरी, कि वहाँ तक नहीं हुई, सीमित रही है, वहाँ तक सिमट कर नहीं रही इनकी स्टोरी, आगे भी क्या होने लगे, उनको पढ़ाने की परंपरा से जुड़ी, यानी उनको पढ़ाने लगे। इसमें इनकी हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू मिश्रित, हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू मिश्रित यानी मिक्स भाषा का विशेष योगदान रहा। इनकी स्टोरीज में उर्दू और हिंदी के वर्ड्स देखने को मिलते हैं।
उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट यानी ऐशो आराम, ठाट बाट का मतलब होता है, हम ऐसे मारवाड़ी में बोलते हैं आपके तो ठाट बाट है भैया, यानी आपके तो मज़े ही मज़े हैं। यहाँ उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ऐशो आराम और जातीय स्वरूप के साथ आई है, यानी इन्होंने बहुत ही अच्छे से हिंदी और उर्दू का प्रयोग अपने लिटरेचर में किया है। आगे देखिए, उनका आरंभ यानी स्टार्टिंग, स्टार्ट, एकदम स्टार्ट का जो लिटरेचर है, उनका आरंभिक कथा साहित्य, यानी जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, उनका कथा यानी कहानी साहित्य, कल्पना, इमेजिनेशन, संयोग और रूमानियत के ताने बाने से बुना गया है। स्टार्टिंग में इन्होंने इमेजिनेशन वगैरह की कुछ कहानियाँ सोच के कल्पना से लिखी, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया, अपने आप में इम्प्रूव करते गए एक कथाकार के रूप में, यानी एक कथाकार यानी कहानीकार, स्टोरी राइटर के रूप में इन्होंने लगातार विकास किया, यानी आगे बढ़े। पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ, यह बहुत ही फेमस रचना है इनकी। पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली, सामाजिक जीवन यानी समाज के जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली, मैंने बोला था ना, सोसाइटी पे, फिर परिवार पे, मजदूर पे, इन पे क्या लिखे, उनको आधार बना करके, इनको केंद्र में रख करके कहानियाँ लिखी। आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। अग्रदूत यानी इसको आगे ले जाने वाला, अग्र यानी आगे होता है, दूत यानी एक, मतलब इसको, इस परंपरा को जैसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि फादर के बाद उनका बेटा इस पद का आगे का अग्रदूत है, यानी इस परिवार को आगे लेके जाएगा। तो इस कला को क्या किया इन्होंने, इस आर्ट को जो यथार्थ से जुड़ी है, यथार्थ बार बार आएगा इसमें, यथार्थ और आदर्श, तो और आदर्श और यथार्थ दोनों आएगा, ये एक ही चीज़ है, इनको ध्यान रखिए। यथार्थ यानी जो जमीन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो यथार्थ है। आदर्श यानी, आदर्श तो सब जानते हैं, आप क्या आदर्श होगा, कन्नड़ा में भी आदर्श ही होता होगा। आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा, आलोचना क्या होता है, आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आलोचनात्मक यानी एक किसी व्यक्ति के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स को बराबर रख करके नोट करना, वो होता है किसी की आलोचना करना। तो इन्होंने ये इन्होंने क्या लिखा, आलोचनात्मक यथार्थवाद, यानी जो यथार्थ है, जो जैसा उन्होंने देखा उसके निगेटिविटी और उसकी पॉजिटिविटी दोनों को लिखा, दोनों की विकास यात्रा की स्टोरी में। जैसे जैसे उन्होंने किसी किसान को देखा तो किसान की पॉजिटिविटी उनके बारे में, और उनके साथ जो जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनकी नेगेटिविटी, उन दोनों को लिखा है। इसको बोलते हैं आलोचनात्मक यथार्थवाद। आलोचना यानी किसी एक व्यक्ति या किसी वस्तु, किसी के बारे में भी कोई भी टॉपिक हो, उसके पक्ष और उसके विपक्ष में बोलना, दोनों पक्षों को ध्यान में रख करके बोलना, वो होता है आलोचना। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उनकी घड़ी हुई संज्ञा है, ये इन्होंने खुद नाम दिया, आदर्श के साथ साथ यथार्थ। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है। ऐसे इन्होंने ऐसे रचनात्मक प्रयास किए इन्होंने, उन पे क्या होती है, ये लागू होती है। जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। कटु यानी कठोर, कठोर यथार्थ का चित्रण किया है इन्होंने।
सेवा सदन, प्रेमाश्रम, आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी। ये बड़े घर की बेटी है, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत सुपर क्लास स्टोरी है ये। एक बहुत ही हाई क्लास फैमिली की लड़की एक लो क्लास की फैमिली में जिसका मैरिड हो जाता है, उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है और उसका पति कैसा है, वो बहुत अच्छा है, वो फिर लास्ट में क्या होता है और ये एक फैमिली को कैसे टूटने से बचाती है, ये आपको जब क्लास होगा तब मैं सुनाऊंगा। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ये इनकी नोवेल है, बहुत ही सुपर नोवेल है। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी और नमक का दरोगा, नमक का दरोगा हम पढ़ेंगे। आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं, कौन सी हैं? आदर्श है, जिनमें जिनमें जो कटु यानी कड़वा, कड़वा जो यथार्थ है, ऐसे बोलते हैं हिंदी में कि सच कड़वा होता है, जो कड़वा सच है उसका चित्रण किया गया है, जो समस्याएं हैं उनका वर्णन किया गया है। बाद की भी उनकी रचनाओं में एक आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचे जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। जब वो पहले लिखते तो आदर्श सबसे सामने था उनको, आदर्श क्या होना चाहिए, क्या आदर्श होना चाहिए, वो सब को ध्यान में रखते थे। जब लेकिन वो जब लास्ट में जब लिखने लगे तो जो प्योर यथार्थ, बिल्कुल यथार्थ, यथार्थ यानी जैसे का तैसा है उसको वैसे का वैसे लिखने लगे, जैसा देखते थे समाज में वैसा ही वो लिख देते थे। जैसा उन्होंने अपना गोदान नोवेल लिखा है, इसमें सेम जैसा उन्होंने जैसी स्थिति जैसी समस्याएं देखी थी वैसी की वैसी गोदान में लिख दी। इसको बोलते हैं कि वो ऐसे धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचे जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। यानी कठोर वास्तविकता यानी कड़वी वास्तविकता, ओरिजिनलिटी, वास्तविकता यानी ओरिजिनलिटी, कठोर यानी जो रियल ओरिजिनलिटी है उसको वो प्रस्तुत करने से कोई भी समझौता नहीं करते किसी भी प्रकार का, यानी उसको वो जैसे का तैसा रखते, उसमें कोई वो तोड़ फोड़ नहीं करते, काट छांट नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, पूस की रात कहानी है, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण है। कफन कहानी भी बहुत आपको एकदम रुला देने वाली स्टोरी है। कफन में एक प्रेग्नेंट महिला कैसे, माफ कीजिए प्रेग्नेंट महिला नहीं, एक महिला कैसे दर्द में मर जाती है बीमार होकर के, और उसका पति और उसका ससुर बाहर पूरी रात बैठे रहते हैं, आलू खाते रहते हैं, सेक सेक के वो भूख से तड़प तड़प के मर जाती है। बहुत ही एक अच्छी ओरिजिनल स्टोरी है, ये भी हम सुनेंगे। बाकी हम आप इसको अगली क्लास में आगे पढ़ाऊंगा मैं। जो बच्चे लाइव क्लास से नहीं जुड़े हैं वो मेरे से कांटेक्ट करें, अपना नाम बताएं मुझे, कल सुबह मुझसे जुड़ें, कल की क्लास में फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।